सोचिए किसी सरकार के खिलाफ ना नारे हैं, ना हथियार है और ना ही कोई हिंसा। सिर्फ एक इंसान है जो कहता है कि जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब सवाल है, क्या सिर्फ खाना छोड़ देने से सरकारें हिल सकती हैं? भारत का इतिहास कहता है हाँ, कई बार हिली। कभी किसी ने मजदूरों के हक के लिए अनशन किया, कभी जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल हुई, कभी एक व्यक्ति के अनशन के बाद भारत के नक्शे पर नया राज्य बना, तो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरे एक बुजुर्ग के अनशन ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, भारत में सबसे लंबा अनशन करने वाली शख्सियत ने कुछ दिन या कुछ महीने नहीं बल्कि करीब 16 साल तक भूख हड़ताल जारी रखी। और नाम है इरोम शर्मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हाल के सालों में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का 133 दिन का अनशन भी देश भर में चर्चा में रहा। वहीं सोनम वांगचुक के अनशन ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया कि आखिर भारत में भूख हड़ताल आज भी विरोध का इतना बड़ा हथियार क्यों है? और अब झारखंड में देवेंद्र नाथ महतो का 16 दिन का अनशन भी इसी लंबी कहानी की एक नई कड़ी बन गया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे अनशन की ताकत क्या है, कब कब अनशन से सरकार पर दबाव बना, किसके अनशन ने नया राज्य बनवा दिया, किसने करीब 16 साल तक खाना छोड़ दिया, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आजादी से लेकर अब तक कौन कौन से बड़े भूख हड़ताल आंदोलन हुए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास में दर्ज उन अनशनों की कहानी जिन्होंने राजनीति को प्रभावित किया। सबसे पहले जानते हैं कि अनशन होता क्या है। अनशन या भूख हड़ताल का मतलब है किसी मांग या मुद्दे को लेकर खाना छोड़ देना। इसका मकसद सरकार, प्रशासन या समाज का ध्यान अपनी मांग की तरफ खींचना होता है। भारत में इस तरीके के अहिंसक विरोध के तौर पर खास पहचान महात्मा गांधी के आंदोलन से मिली। गांधी जी के लिए उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं था, बल्कि इसे वो सत्याग्रह और नैतिक दबाव के एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यानी संदेश साफ था, हम हिंसा नहीं करेंगे लेकिन अपनी मांग से पीछे भी नहीं हटेंगे। और आजादी के बाद भी यह तरीका खत्म नहीं हुआ, बल्कि भाषा, जमीन, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, किसानों और छात्रों जैसे अलग अलग मुद्दों पर अनशन होते रहे। अगर भारत में राजनीतिक अनशन की बात हो तो महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी ने मजदूरों के उचित वेतन की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। उनका यह कदम मजदूरों की मांग को लेकर दबाव बनाने का तरीका बना और आखिरकार मिल मालिकों को उनकी मांग माननी पड़ी। इसके बाद 1932 में गांधी जी ने यरवदा जेल में ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया। इस मुद्दे का संबंध दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्ताव से था। बाद में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच बातचीत के बाद ऐतिहासिक पूना पैक्ट हुआ और अनशन खत्म हुआ। आजादी के बाद भी गांधी जी ने अनशन का रास्ता छोड़ा नहीं। 1947 से 48 में उन्होंने कोलकाता और दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा कम करने और हिंदू मुस्लिम शांति कायम करने के लिए भी भूख हड़ताल की। यानी गांधी जी के दौर में अनशन सिर्फ राजनीतिक मांग तक सीमित नहीं था, यह समाज को झकझोरने का तरीका भी बन गया था। अब आते हैं उस अनशन पर जिसने अंग्रेजी हुकूमत के जेल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। 1929 में भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ अंग्रेज कैदियों जैसा व्यवहार किया जाए। मांगों में बेहतर खाना, कपड़े, जेल की सुविधाएं और सम्मानजनक व्यवहार शामिल था। यह भूख हड़ताल करीब 116 दिन चली। इस आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी जतिन दास ने 63 दिन तक अनशन किया और उनकी मौत हो गई। जतिन दास की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोगों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा। यानी यहाँ अनशन सिर्फ जेल की सुविधाओं का मुद्दा नहीं रहा, यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा प्रतीक बन गया। अब कहानी आजादी के बाद की है। 1952 में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन शुरू किया। उनका अनशन 58 दिन तक चला, लेकिन 98 दिन उनकी मौत हो गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, सरकार पर दबाव और आखिरकार 1953 में आंध्र राज्य के गठन की घोषणा। यह घटना सिर्फ एक राज्य के बनने की कहानी नहीं थी, इसका असर आगे बहुत बड़ा हुआ।
भारत में राज्यों के गठन को भाषाई आधार पर देखने की प्रक्रिया को इससे बड़ी ताकत मिली, यानी एक व्यक्ति का अनशन भारत के राजनीतिक नक्शे को बदलने वाली घटना बन गया। अब आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जो आज के सोनम वांगचुक से भी जुड़ती है। 1984 में लद्दाख के नेता सोनम वांग्याल, जो सोनम वांगचुक के पिता थे, ने लद्दाख के समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 5 दिन का अनशन किया था। यह मुद्दा इतना चर्चा में आया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद लेह का दौरा किया और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। बाद में 1989 में लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। इस उदाहरण से एक बात साफ होती है, कई बार अनशन का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह किसी मुद्दे को लंबे समय तक राजनीतिक चर्चा में बनाए रख सकता है। अब उस नाम पर आते हैं जिसे इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाता है, इरोम शर्मिला। साल था 2000। मणिपुर के मालूम में हुई हिंसा के बाद इरोम शर्मिला ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। और ये कोई 10 दिन, 20 दिन या 100 दिन का अनशन नहीं था। उनका अनशन करीब 16 साल चला। इस दौरान उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया और उन्हें नाक के जरिए ट्यूब से खाना दिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। 2016 में उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। इसी वजह से उन्हें दुनिया भर में आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है। तो अगर सवाल हो कि भारत में विरोध के तौर पर सबसे लंबा भूख हड़ताल किसने किया, तो जवाब है इरोम शर्मिला, करीब 16 साल। अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। 2006 में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में अनशन किया। उनकी मुख्य चिंता थी कि बांध की वजह से विस्थापित हो रहे परिवारों का सही तरीके से पुनर्वास नहीं हुआ है। उनका अनशन करीब 20 दिन चला। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और सरकार की ओर से पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर आश्वासन के बाद अनशन खत्म हुआ। इस आंदोलन ने देश में एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या विकास की कीमत लोगों के विस्थापन के रूप में चुकाई जा सकती? यानी अनशन ने एक बार फिर किसी व्यक्ति की मांग को राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। साल 2006 पश्चिम बंगाल का सिंगूर, टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मुद्दा सामने आया। तत्कालीन विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में लंबा अनशन किया। यह अनशन करीब 25 से 26 दिन चला। सिंगूर आंदोलन ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बड़ा असर डाला। ममता बनर्जी की पहचान किसानों और जमीन के मुद्दे पर लड़ने वाली नेता के तौर पर मजबूत हुई। आगे चलकर यही आंदोलन बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का हिस्सा बना और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने। यानी यहाँ भी अनशन सिर्फ एक विरोध नहीं रहा, इसने एक नेता की राजनीतिक छवि और राज्य की राजनीति दोनों पर असर डाला। अब आते हैं उस आंदोलन पर जिसे शायद आज की पीढ़ी सबसे अच्छी तरह याद करती है। साल 2011 दिल्ली का रामलीला मैदान, सामने थे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे। मुद्दा था जन लोकपाल बिल। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। देखते ही देखते दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों तक आंदोलन फैल गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे। सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया। आखिरकार संसद में अन्ना आंदोलन की प्रमुख मांगों पर चर्चा और सहमति की दिशा में कदम बढ़े और अन्ना ने अपना अनशन खत्म किया। उनका अनशन करीब 13 दिन चला। यह आंदोलन इसलिए भी खास था क्योंकि इसने दिखाया कि टीवी और सड़क का आंदोलन मिलकर किसी मुद्दे को कितनी तेजी से देशव्यापी बना सकता है। अब बात हाल के वर्षों के सबसे लंबे और चर्चित किसान अनशन की। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने नवंबर 2024 में किसानों की मांगों, खासकर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनका अनशन 131 दिन चला। इस दौरान उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंता जताई गई। केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत और उन्हें अनशन खत्म करने की अपील भी हुई। आखिरकार अप्रैल 2025 में उन्होंने भूख हड़ताल खत्म की, लेकिन किसानों का आंदोलन जारी रखने की बात कही। इसलिए आज भी जब कोई आंदोलनकारी अपनी सेहत को दांव पर लगाकर लंबे समय तक अनशन करता है तो सरकार और देश दोनों का ध्यान उस मुद्दे पर जाता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दे, 131 दिन बहुत लंबा अनशन है, लेकिन भारत के इतिहास में सबसे लंबा अनशन नहीं। सबसे लंबे अनशन का रिकॉर्ड करीब 16 साल के साथ इरोम शर्मिला के नाम से जोड़ा जाता है। अब बात उस अनशन की जिसमें मांग सिर्फ सरकार से नहीं थी, बल्कि एक पूरी नदी के अस्तित्व को बचाने की थी।
नाम था प्रोफेसर GD अग्रवाल। वो कोई सामान्य आंदोलनकारी नहीं थे। वे IIT कानपुर में पढ़ा चुके थे, पर्यावरण इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ थे और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के पहले सदस्य सचिव भी रह चुके थे। लेकिन गंगा को लेकर उनकी चिंता इतनी बढ़ी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस नदी की आवाज बनने में लगा दिया। उनका कहना था कि गंगा को सिर्फ पानी की तरह नहीं देखा जा सकता। नदी को बचाना है तो उसका प्राकृतिक और लगातार बहना यानी अविरल प्रवाह भी जरूरी। गंगा पर बांध, नदी के पानी का रास्ता रोकना, अवैध खनन और प्रदूषण जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने कई बार अनशन किया। 2009 में उनका एक बड़ा अनशन उत्तराखंड में लाहौरी नागपाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ था। करीब 36 दिन तक चले इस अनशन के बाद सरकार ने प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला किया। यह उनके आंदोलन की बड़ी जीत मानी गई, लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। 22 जून 2018 को हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम में उन्होंने अपना आखिरी अनशन शुरू किया। उनकी मांग थी कि गंगा की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बने, ऊपरी गंगा क्षेत्र में प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रोके जाए, अवैध खनन पर सख्ती हो और नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगे। दिन गुजरते गए लेकिन उनका अनशन नहीं टूटा। वो लंबे समय तक पानी और शहद के सहारे रहे। बाद में उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया और इलाज के लिए मिलने वाली IV सहायता भी लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार 111वें दिन 11 अक्टूबर 2018 को GD अग्रवाल का एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, जिस गंगा के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी, क्या उनकी मांगे पूरी हुई? पूरी तरह नहीं हुई। उनके मांग वाला गंगा प्रोटेक्शन एक्ट उस रूप में नहीं बन पाया जैसा वो चाहते थे। लेकिन उनकी एक बड़ी बात आज भी गंगा संरक्षण की बहस में मौजूद है। सिर्फ गंगा को साफ करना काफी नहीं, गंगा का लगातार बहना भी उतना जरूरी है। और शायद यही GD अग्रवाल के 111 दिन के अनशन की सबसे बड़ी विरासत है। अब आते हैं उस नाम पर जिसकी वजह से 2026 में एक बार फिर भूख हड़ताल की चर्चा तेज हुई, सोनम वांगचुक। 2024 में उन्होंने लद्दाख के पर्यावरण, राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने जैसी मांगों को लेकर 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया था। इसके बाद 2026 में उन्होंने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। उनके हालिया अनशन का मुद्दा नीट UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्रों से जुड़े सवालों पर केंद्रित रहा। 21वें दिन उनकी तबीयत को लेकर चिंता बढ़ी और उन्हें मेडिकल देखरेख के लिए अस्पताल ले जाया गया। यानी गांधी से शुरू हुई जिस अनशन की राजनीतिक परंपरा ने अलग अलग दौर में अलग अलग मुद्दे उठाए, वही परंपरा आज भी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई व्यक्ति खाना छोड़ दे तो सरकार पर दबाव क्यों बनता है? दरअसल इसके पीछे सिर्फ भूखा रहना नहीं है। अनशन तब बड़ा आंदोलन बनता है जब इसके साथ लोगों का समर्थन जुड़ जाता है, जब मीडिया उस मुद्दे को लगातार दिखाता है, जब जनता सड़क पर उतरती है, जब राजनीतिक दल मुद्दे को उठाते हैं और जब सरकार को लगता है कि अगर मांग को नजरअंदाज किया गया तो इसका राजनीतिक असर हो सकता है। तब एक व्यक्ति का अनशन बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। पोटी श्रीरामुलु के मामले में यही हुआ। अन्ना हजारे के मामले में देशव्यापी समर्थन ने दबाव बनाया। ममता बनर्जी के मामले में आंदोलन ने बंगाल की राजनीति बदलने में भूमिका निभाई और इरोम शर्मिला का अनशन भले ही उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं कर सका, लेकिन AFSPA और मणिपुर के मुद्दे को देश दुनिया के सामने मजबूती से लाया गया। यानी हर अनशन का नतीजा एक जैसा नहीं होता। किसी की मांग तुरंत मानी जाती, किसी को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता, तो किसी आंदोलन का असर सालों बाद दिखाई देता। और अब इस पूरी कहानी की सबसे नई कड़ी पर आते हैं। झारखंड के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उन्होंने भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। मुद्दा था JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग। महतो का अनशन 16 दिन चला। अनशन के दौरान उनकी सेहत बिगड़ने की खबर भी सामने आई, लेकिन आंदोलन जारी रहा। आखिरकार झारखंड सरकार की ओर से JSSC, CGL परीक्षा और DDPL द्वारा कराई गई परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन खत्म किया। 18 अगस्त 2026 को 16वें दिन उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। यानी हाल की इस घटना में भी वही पैटर्न दिखाई दिया। मांग, लंबा अनशन, बढ़ता जन दबाव और आखिरकार सरकार की ओर से बड़ा फैसला।
तो अगर गांधी से लेकर देवेंद्र नाथ महतो तक की पूरी कहानी को एक साथ देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, मुद्दे बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन अनशन आज भी विरोध का एक बड़ा हथियार बना हुआ है। इन सभी कहानियों में एक चीज समान है, अपने शरीर को ही विरोध की आवाज बना देना। लेकिन क्या हर अनशन सरकार को झुका देता है? बिल्कुल नहीं। पर फिर भी जब किसी अनशन के साथ जनता की आवाज जुड़ती है, मुद्दा बड़ा बनता है और सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता है, तो सत्ता को जवाब देना पड़ता है। इसलिए भारत के इतिहास में अनशन सिर्फ भूखा रहने की कहानी नहीं है, यह कहानी है हिम्मत की, सवाल पूछने की और अपने हक के लिए आखिरी दम तक खड़े रहने की। क्योंकि कई बार लोकतंत्र में एक खाली पेट की आवाज सत्ता के गलियारों तक सबसे तेज पहुंचती है।